गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा हम लोगों का जो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए डियर, हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक कंप्लीट किया था। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 27 को देखिए इलस्ट्रेशन 27 में आपसे ये कहा गया है कि व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉविंग at the time of dishonor of bill of exchange in following cases। आपके सामने कुछ केसेस दिए गए हैं, उन केसेस में ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक्स में जर्नल एंट्री बतानी है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में ड्रॉवर और ड्रॉवी का नेम मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, नेम मेंशन नहीं है तो आप उनको ड्रॉवर और ड्रॉवी वर्ड यूज कर सकते हैं उनके लिए। देखो जैसे पहला केस इसमें कहा गया है कि बिल ऑफ रुपीज, जैसे अलग अलग केसेस दिए हुए और ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री करनी है। पहला केस, ए बिल ऑफ रुपीज 10,000 was discounted from bank and noting charges paid by the bank was 100। सेकंड केस कहते हैं BR of 10,000 was endorsed in favor of C, noting charge paid by C 100। और थर्ड, if BR is retained with drawer and noting charges were 100। ये तीन अलग अलग कंडीशंस दी गई है जिसमें बिल डिसऑनर्ड की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर, देखो ये सबसे पहले हम लोग ड्रॉवर की बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं। फॉर्मेट आप लोग बना लेना। अब इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है तो फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या एंट्री होगी, केवल बिल के डिसऑनर्ड के रिगार्डिंग एंट्रीज आपको पास करनी है, केवल डिसऑनर्ड की एंट्री बतानी है। फर्स्ट केस कह रहा है ए बिल ऑफ रुपीस 10,000 was discounted from bank and noting charges paid by the bank was 100। अगर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवा दिया था, कितने में करवाया था ये मेंशन नहीं है, लेकिन हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। अब अगर ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉवी पेमेंट कर देता है तो हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन ये कह रहे थे ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं की यानी कि बिल डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने उसके ऊपर 100 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी पे किया। अब देखो ऐसी कंडीशन में जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा बैंक तुरंत हमें इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा और हम किसको इंटीमेट करेंगे, ड्रॉवी को। बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम ड्रॉवी से पैसा मांगेंगे। तो ड्रॉवी से तो पैसा लेना है, बैंक वालों को पैसा देना है। तो फर्स्ट केस में एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी, नेम मेंशन नहीं है, ड्रॉवी लिख दो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज था, 10,100 रुपीस। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज discounted from bank डिसऑनर्ड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया हुआ था वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो बैंक हमसे मांग रहे हैं 10,100, हमने ड्रॉवी से मांगना है 10,100। सेकंड केस में कहते हैं BR ऑफ रुपीस 10,000 was endorsed in favor of C। 10,000 का BR था जो हमने C के फेवर में एंडोर्स किया था। C नाम की पार्टी थी जिसको हमने वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ था, वो डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्ज पेड बाय C 100, जिसके ऊपर C ने 100 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी दिया था। जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा C हमें इंटीमेट करेगा, हम ड्रॉवी को इंटीमेट करेंगे। C हमसे पैसा मांगेगा कितना, 10,100, हम किससे पैसा मांगेंगे, ड्रॉवी से। तो सेकंड केस में क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉवी से पैसा लेना है, C को पैसा देना है, ड्रॉवी डेबिट टू C 10,100। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स्ड was dishonored। जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एंडोर्स किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। इसी प्रकार थर्ड केस में कहता है
if BR is retained with drawer and noting charges were 100, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर ने मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा था और मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो डिसऑनर हो गया। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी डेट तक हमारे पास था, जैसे ही BR डिसऑनर होगा हम दोबारा ड्रॉवी के पैसा मांगना स्टार्ट करेंगे 10,100, जिसमें से 10,000 रुपीस तो किस चीज के BR के, 100 रुपीस हमने कैश में दिए, आज की डेट में हमने कैसे दिए कैश, तो 100 रुपीस किसके नाम से दिखाएंगे कैश के नाम से। थर्ड केस में जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी डेबिट टू BR अकाउंट और टू कैश अकाउंट। ड्रॉवी से कितना पैसा लेना है 10,100 रुपीस, जिसमें से BR कितने का था 10,000 और कैश हमारे पास से कितना जा रहा है 100। यहां पे लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। भाई मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया डिसऑनर्ड, ठीक है। ये तो गई जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब बात करें इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर। इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवी की बुक्स में इनके रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी। देखो बेटा ड्रॉवी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है। भाई ड्रॉवी अपनी तरफ से बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दे चुका, आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एंड्रोस करो, किसी और बैंक से डिस्काउंटेड करवाओ, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजो, कुछ भी करो, उस बात से ड्रॉवी को कोई मतलब नहीं। ड्रॉवी तो केवल और केवल मैच्योरिटी डेट के ऊपर बात करेगा। मैच्योरिटी डेट के ऊपर उसके एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गए, जिसके ऊपर उसको 100 रुपीस का नोटिंग चार्जेस पे करना है, तो उसके लिए सारे केसेस में इन ऑल केस, इन ऑल केसेस 1, 2 एंड 3, तीनों केसेस में एक एंट्री होगी। भाई उसको बैंक से या सी से कोई मतलब नहीं, उसको तो ड्रॉवर को पैसा देना है। किस चीज का देना है भाई, ड्रॉवर को टोटल 10,100 रुपीस देने हैं, जिसमें से 10,000 रुपीस तो BR के देने हैं और 100 रुपीस नोटिंग चार्ज, तो वो सॉरी 10,000 तो BP के देने, बिल्स पेबल के, और 100 नोटिंग चार्ज के। तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर को टोटल 10,100 रुपीस पे करना है, जिसमें से 10,000 रुपीस तो BP के और 100 रुपीस नोटिंग चार्ज के। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन डिसऑनर्ड, एक्सेप्टेंस गिवन डिसऑनर्ड। भाई जो एक्सेप्टेंस दी गई थी वो एक्सेप्टेंस क्या हो गई डिसऑनर्ड, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन से पहले का टॉपिक है कि व्हेन ए बिल इज एंड्रोस्ड मोर देन वंस एंड इज डिसऑर्डर्ड। जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पार्टी को दिया जाए और उस पार्टी के द्वारा एक से ज्यादा बार एंड्रोस किया जाए और लास्ट में जाकर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑर्डर्ड हो। देखो क्या होता है कि व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड्रोस मोर देन वन इज डिसऑर्डर्ड, तो उस केस में क्या होगा भाई, जैसे मान लो आज एक्स ने वाई को गुड सेल आउट की, वाई से एक बिल ऑफ एक्सचेंज ले, एक्स ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर दे दिया जेड को, जेड ने उठाकर बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया ए को। आपको पता है हर पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड्रोस कर सकती है। अब मान लो एक्स को वाई से बीआर मिला, एक्स ने वो बीआर उठाकर किसको दिया जेड को, जेड ने बीआर उठाकर दे दिया ए को, ए ने दे दिया बी को, और लास्ट में मैच्योरिटी के ऊपर वो बिल डिसऑनर्ड हो जाए। तो जब ये डिसऑनर्ड होगा तो बी किसको कहेगा ए को, ए किसको कहेगा जेड को, जेड किसको कहेगा एक्स को, एक्स किसको कहेगा वाई को। तो उस केस में सभी पार्टीज की बुक्स में आपको एंट्री करनी पड़ सकती है। तो जो 28 क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है।
देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो डियर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीस 80,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12% एंड ड्यू ए बिल ऑन बी फॉर 3 मंथ हु ड्यूली एक्सेप्टेड द सेम। देखो ए ने बी को 80,000 की गुड्स सेल आउट की जिसके ऊपर 12% IGST चार्ज किया जा रहा था। अब ये कह रहे हैं कि उसी दिन उसने बी के ऊपर बिल लिखा जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए एंड्रोस द बिल टू सी, ए ने ये बिल उठाकर सी को दे दिया। सी एंड्रोस इट टू हिज क्रेडिटर डी, सी ने ये बिल अपने क्रेडिटर डी को दिया। डी डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम और डी ने ये बिल बैंक से डिस्काउंटेड करवाया 15% पर एनम। On the date of maturity, the bill was dishonored and bank paid noting charges amounted to ₹400. Due date के ऊपर ये bill of exchange dishonored हो गया और बैंक ने उसके ऊपर ₹400 का noting charge भी पे किया। Show the necessary journal entries in books of all the party. All the party यहाँ पे कौन कौन है? A, B, C और D। बैंक की बुक्स में एंट्री नहीं करनी। सबसे पहले in books of A, जर्नल इन बुक्स ऑफ ए। सभी के लिए फॉर्मेट आप लोग खुद बना लेना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख के जो जर्नल का फॉर्मेट होगा। देखो बेटा पहला ट्रांजेक्शन है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 80,000 प्लस IGST 12%। ए ने बी को गुड्स सेल आउट की थी 80,000 की जिसके ऊपर 12% का IGST, तो 80,000 का 12% 9600 होता है। ए जब बी को गुड सेल आउट करेगा तो बी से क्या है? पैसा लेगा। अच्छा बी को गुड सेल करेगा तो उसके ऊपर IGST ए बी से लेगा जिसको कहते हैं आउटपुट IGST। ए के लिए है वो आउटपुट IGST, बी के लिए क्या है? इनपुट IGST। तो ए अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? डेट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, डेट का कॉलम छोड़ देना। बी को गुड सेल आउट की गई, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। बेटा सेल थी 80,000 की, आउटपुट IGST है 9600। बी से टोटल अमाउंट कितना लेना है? 89,600। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड सेल आउट की। इसके बाद ये कहता है कि ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा विच वर एक्सेप्टेड बाय बी। इसका मतलब ए को बी से एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? बीआर मिल रहा है बी से, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी 89,600। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी। बी से क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस मिल गई। बी से क्या मिल गई आपको? एक्सेप्टेंस। ठीक है, बी से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ए ने क्या किया कि ये एक्सेप्टेंस उठाकर अपने क्रेडिटर सी को दे दिया। उसने ये एक्सेप्टेंस सी को दी तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी डेबिट टू बीआर, सी डेबिट टू बीआर अकाउंट कितने का? 89,600। एक्सेप्टेंस एंड्रोस टू सी, एक्सेप्टेंस एंड्रोस टू सी। अच्छा सी ने ये एक्सेप्टेंस डी को दी, डी ने बैंक को दी, इस बात से ए को कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, सी उस एक्सेप्टेंस का कुछ भी करे, ए को कोई मतलब नहीं। हाँ मैच्योरिटी डेट के ऊपर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई। जब एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई तो बैंक तो किसको बोलेगा? डी को, डी किसको बोलेगा? सी को, सी किसको बोलेगा? ए को, ए किसको बोलेगा? बी को। तो जब ड्यू डेट के ऊपर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी तो सी ए से पैसा मांगेगा। कितना? 89,600, तो ये बीआर वाला, और 400 जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस दी थी, बैंक को नोटिंग चार्जेस लेगा, डी से डी लेगा, सी से सी लेगा, ए से, और ए किससे लेगा? बी से। तो ए की बुक में क्या एंट्री होगी? ए को बी से पैसा लेना है, सी को पैसा देना है।
भाई जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑर्डर्ड होगी तो ए को बी से पैसा लेना है, सी को पैसा देना है। तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी से पैसा लेना है, बी तो उसका बन जाएगा डेटर और सी को पैसा देना है, सी उसकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी डेबिट टू सी 90,000 यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस एंड्रोस्ड टू सी डिसऑनर, टू सी डिसऑनर। भाई जो एक्सेप्टेंस सी को एंड्रोस की गई थी वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर क्या हो गई, डिसऑनर। ठीक है बेटा, ये हो गई जर्नल इन बुक्स ऑफ ए, आगे कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ। उसके बाद जर्नल इन बुक्स ऑफ बी, जर्नल इन बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में बात करो। भाई ए ने बी को गुड्स सेल आउट की, इसका मतलब बी ने इसे गुड्स खरीदी, तो बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसी के ऊपर 12% का आईजीएसटी भी दिए जा रहे हैं, जो इसके लिए क्या कराएगा, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए। परचेज हो गई 80,000, इनपुट आईजीएसटी 9600, ए को टोटल अमाउंट कितना देना है, 89,600। गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, परचेजिंग क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स खरीदे। क्रेडिट में गुड्स खरीदने के बाद बी क्या कर रहा है, ए को एक्सेप्टेंस दे रहा है। भाई ए आज की डेट में 89,600 रुपीस मांगता है, 89,600 की उसने ए को क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। ए को जब एक्सेप्टेंस देंगे तो ए तो क्या है, रिसीवर, डेबिट, बीपी इसके पास से जा रहा है क्रेडिट, एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का, 89,600, एक्सेप्टेंस गिवन टू ए। एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, ए को क्या दी गई, एक्सेप्टेंस दी। ठीक है भाई, अब ए को एक्सेप्टेंस देने के बाद मैच्योरिटी डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑर्डर। भाई ए ने उस एक्सेप्टेंस का क्या किया, बी को तो इस बात से कोई मतलब नहीं, बी तो मैच्योरिटी डेट पे बात करेगा। मैच्योरिटी डेट के ऊपर जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑर्डर होगी तो ए वापस उसके पैसा मांगेगा, लेकिन ए कितने पैसे मांगेगा, 90,000, जिसमें से 89,600 रुपीस तो बीपी के। अच्छा, 400 रुपीस जो बैंक ने पे किए थे वो नोटिंग चार्जेस के, बी के लिए वो खर्चा है, बी उसको डेबिट करेगा, किस नाम से, नोटिंग चार्जेस। तो जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑर्डर होगी तो बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, 400 रुपीस नोटिंग चार्ज के भी देने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। बीपी हो गया 89,600, नोटिंग चार्जेज हो गया 400, ए को टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 90,000। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस डिसऑर्डर्ड ऑन मैच्योरिटी, डिसऑर्डर्ड ऑन मैच्योरिटी। भाई मैच्योरिटी डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑर्डर्ड। ठीक, ये हो गए जर्नल इन बुक्स ऑफ बी। इसी प्रकार इन बुक्स ऑफ सी, इन बुक्स ऑफ सी, सी की बुक्स में बात करें, देखो सी ने कोई गुड्स खरीदी नहीं थी, कोई गुड्स बेची नहीं थी, वो तो सिंपली ए के पैसा मांगता है। ठीक है, वो सिंपली ए के पैसा मांगता है, उसको ए से एक्सेप्टेंस मिल रही है, कितने की, 89,600। तो सी को जब एक्सेप्टेंस मिलेगी, ए से मिलेगी, वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू ए, एक्सेप्टेंस रिसीव।
वो अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा एक्सेप्टेंस रिसीव। ठीक, अब ए से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद सी ने क्या किया कि ये एक्सेप्टेंस उठाकर अपने क्रेडिटर डी को दे दिया। ठीक है, सी ने उठाकर डी को दे दी तो एंट्री क्या हो जाएगी, डी डेबिट टू सी, सॉरी टू बी आर, डी डेबिट टू बी आर अकाउंट। ये एक्सेप्टेंस कितने की मिली थी, 89,600। डी को एक्सेप्टेंस कितने की दी जा रही है, 89,600। एक्सेप्टेंस एंड्रोस टू डी, एक्सेप्टेंस एंड्रोस। अच्छा, डी उस एक्सेप्टेंस का क्या करता है, इस बात से सी को कोई मतलब नहीं। मैच्योरिटी पे ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी, जैसे ही एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हुई होगी डी सी से पैसा मांगेगा और सी किससे पैसा मांगेगा, ए से। सी का रिलेशन किससे, ए से। डी उससे कितना पैसा मांगेगा, 90, ये ए से कितना मांगेगा, 90। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए से पैसा लेना है, डी को पैसा देना है। डी तो उसके लिए लायबिलिटी है जिसे क्या करेगा, क्रेडिट। ए उसके लिए एसेट से क्या करेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट टू डी, कितना, 90,000। एक्सेप्टेंस एंड्रोस टू डी डिसऑनर। एंड्रोस टू डी डिसऑनर। भाई जो एक्सेप्टेंस डी को दी गई थी वो एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी पे क्या हो गई, डिसऑनर। ठीक, इसके बाद जर्नल इन बुक्स ऑफ डी, इन बुक्स ऑफ डी। डी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, भाई अगर हम डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डी ने कोई गुड्स परचेज या सेल तो की नहीं थी, वो तो सी के पैसा मांगता था। सबसे पहले सी से एक्सेप्टेंस मिल रही है तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, सी से एक्सेप्टेंस मिल रही है, बीआर अकाउंट डेबिट टू सी। कितने की एक्सेप्टेंस मिल रही है, 89,600। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम सी, सी से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस। अच्छा बेटा, डी ने क्या किया था, इस एक्सेप्टेंस को बैंक से डिस्काउंटेड करवा दिया एट 15% पर एनम। अब आप देखो 15% पर एनम पे डिस्काउंटेड करवाओगे तो बैंक कितना डिस्काउंट काटेगा, भाई 89,600 की एक्सेप्टेंस है, डिस्काउंट रेट कितना है, 15%। और ये एक्सेप्टेंस कितने मंथ के लिए थी, 3 मंथ के लिए, और इमीडिएटली एंड्रोस हो रही थी तो 3 मंथ का बैंक इसके ऊपर काटेगा डिस्काउंट। तो कितना बनेगा, और से 224 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 3360 है। यानी कि 89,600 की एक्सेप्टेंस के ऊपर 15% के हिसाब से बैंक डिस्काउंट काटेगा तो 3360 का डिस्काउंट बनेगा। 3,360 रुपीस काट के बाकी का पैसा बैंक हमें पे करेगा। तो जब आप बिल्कुल बैंक से डिस्काउंटेड करवाओगे तो डी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक में कितना पैसा आएगा, 89,600 में से 3360 माइनस कर दो, 86,240। डिस्काउंट हो गया 3340 और बीआर कितने का था, 89,600। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यहां पे लिख देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से क्या करवाया गया था, डिस्काउंटेड करवाया था। अच्छा, ड्यू डेट के ऊपर ये बिल डिसऑनर्ड हो गया। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा बैंक तुरंत डी को इन्फॉर्म करेगा और डी किसको करेगा, सी को। डी को सी से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है।
तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, सी को तो डेबिट करेगा, उससे पैसा लेना है, सी डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक उससे कितना पैसा मांगेगा, टोटल 90,000, ये सी से पैसा मांगेगा कितना, 90,000। यहां पे लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड और मैच्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑर्डर। ठीक है भाई, क्लियर। ये है जर्नल इन बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, सभी पार्टीज की बुक में जर्नल है। ठीक है बेटा, देखो बेटा इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 29। देखो 29 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि on 1st of July 2016 8 rows on B who owed him 25,000 two bills, one for 15,000 for 3 months and another for 10,000 for 2 months। देखो ये कह रहे हैं ए ने बी के ऊपर जो कि इसका 25,000 का क्रेडिटर था, यानी कि बी ने ए से 25,000 रुपए कभी उधार लिए थे, पहले कभी लिए थे, आज नहीं लिए, पहले का लिया हुआ पैसा, जिसके अगेंस्ट ए ने बी के ऊपर दो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे। फर्स्ट था 15,000 रुपीस का और सेकंड था 10,000। फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी डेट थी 3 मंथ के लिए, सेकंड बिल की मैच्योरिटी डेट थी 2 मंथ के लिए। बी एक्सेप्टेड दिस बिल, बी ने इन बिल को एक्सेप्ट कर लिया। A endorsed on 3rd of July the first bill to his creditor C in full settlement of his account of 15,500। भाई A ने A endorsed on 3rd of July the first bill to his creditor C। A ने 3rd of July को अपना फर्स्ट बिल अपने क्रेडिटर C को एंडोर्स कर दिया in full settlement of 15,500 and discounts the second bill on 4th of July with his bank at 12% per annum। पहला बिल तो उसने अपने क्रेडिटर सी को दिया, जबकि दूसरा बिल उसने अपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया 12% पर annum पे। The first bill is duly paid at maturity, फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट भी हो गई थी। But the second bill is dishonored and 150 are paid as noting charge। सेकेंड बिल जो बैंक से डिस्काउंटेड करवाया था वो डिसऑनर्ड हो गया, जिसपे 150 का नोटिंग चार्ज दिया गया। ऑन 5th of September A drew and B accepted a third bill for 3 months for 10,450 in lieu of the dishonored bill। भाई डिसऑनर्ड बिल के बदले में A ने B के ऊपर एक थर्ड बिल लिखा 10,450 का, जिसको B ने एक्सेप्ट किया। द बिल इज ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी, और ये बिल मैच्योरिटी पे पे हो गया। पास जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बुक्स में एंट्री करनी है। जर्नल इन बुक्स ऑफ ए। देखो बेटा सबसे पहले ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ कि ए ने बी को गुड्स सेल आउट की थी। सबसे पहले 1st of July 2016 को ए को बी से दो एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो 2016 1st of July ए को बी से दो एक्सेप्टेंस मिल रही है, उन दोनों को अलग अलग नोटेशन करेंगे। BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू बी। बेटा फर्स्ट एक्सेप्टेंस कितने की थी 15,000, सेकंड एक्सेप्टेंस 10,000 और टोटल बी से एक्सेप्टेंस कितने की मिल रही है 25,000। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी। ठीक है, अच्छा देखो फर्स्ट एक्सेप्टेंस 3 मंथ के लिए थी, सेकंड एक्सेप्टेंस 2 मंथ के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, डेट का ध्यान रखना। फर्स्ट एक्सेप्टेंस की ड्यू डेट कब आएगी 1st of July से 3 मंथ काउंट करो,
अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और सेकंड एक्सेप्टेंस की अगस्त और सितंबर, यानी कि 4 सितंबर उसकी 4 अक्टूबर, 3 दिन ग्रेस पीरियड के आएगा। अब उसने क्या किया कि फर्स्ट एक्सेप्टेंस 3 जुलाई को उसने अपने क्रेडिटर सी को दे दिया 15,500 की सेटलमेंट। सी उसके 15,500 मांगता था, एक्सेप्टेंस कितने की दे रहा है 15,000 की, तो बाकी 500 का उसको ए से क्या मिल गया, सी से क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो वो जब सी को एक्सेप्टेंस देगा 3 जुलाई को देगा, क्या एंट्री बनाएगा, सी को एक्सेप्टेंस दे रहा है सी डेबिट टू बी आर फर्स्ट अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सी का हिसाब कितने से क्लियर, 15,500, बीआर कितने का था 15,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 500, एक्सेप्टेंस एंड्रोस टू सी, एंड्रोस टू सी, सी को एंड्रोस करना। अच्छा, इस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो गई थी भाई, ए तो अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस सी को दे चुका, सी ने मैच्योरिटी डेट पे बी के सामने प्रेजेंट की, जिसकी बी ने पेमेंट कर दी, तो ए को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होती है, ठीक है, तो पेमेंट होने के लिए सी कोई ए कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्सेप्टेंस की बात करें, 4 जुलाई को ए ने क्या किया कि ये एक्सेप्टेंस बैंक से डिस्काउंटेड करवाई 12% पर एनम पे। तो अब आप देखो 10,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस थी, कितने मंथ के लिए थी, 2 मंथ के लिए। बैंक से डिस्काउंटेड करवा रहे हो 10,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस पे 12% के हिसाब से, बैंक 2 मंथ का, क्योंकि 4 जुलाई को एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड करवा रहे हो जस्ट आफ्टर 3 डेज। 3 डेज तो वैसे ग्रेस पीरियड के मिलते हैं, 3 डेज तो इसका मतलब उस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट आने में अभी पूरे 2 महीने बच रहे, तो 2 महीने का डिस्काउंट बैंक काटेगा 200 रुपीस, 200 रुपीस काट के बैंक आपको कितने की पेमेंट करेगा, 9800। तो देखो 4 जुलाई को आप बैंक से डिस्काउंटेड करवा रहे हो, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर फर्स्ट अकाउंट। बैंक से कितने में डिस्काउंटेड करवा रहे हो, 9800, डिस्काउंट चार्ज 200, और बीआर फर्स्ट कितने का हो गया, 10,000, बीआर सेकंड, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया, ठीक है। अब बैंक से डिस्काउंटेड करवाने के बाद ये कह रहे हैं कि ड्यू डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी और बैंक ने 150 नोटिंग चार्ज दे दिया। जैसे ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी, बैंक तुरंत अभी इंटीमेट करेगा, हम किसको इंटीमेट करेंगे, बी को। अच्छा, बैंक हमसे कितने पैसे लेगा, 10,000 रुपीस, तो वो बीआर वाले, और 150 जो बैंक ने नोटिंग चार्ज दिए। बैंक हमसे टोटल चाहता है 10,150, हम ये 10,150 किससे चाहते हैं, बी से। तो बी से पैसा लेना है, बैंक को देना है, किस डेट को, 2 महीने बाद थी, 1 जुलाई से अगस्त सितंबर, 1 सितंबर 3 दिन ग्रेस पीरियड के, 4 सितंबर, 4 सितंबर को ये बैंक को पैसा देना है, बी से लेना है, क्या एंट्री होगी, बी डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,150। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड, एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड होगी, ठीक है। अब आगे ये कहते हैं भाई ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई, जिसपे बैंक ने 150 का नोटिंग चार्ज दिया था, तो बैंक हमसे मांग रहा है 10,150, हम बी से मांग रहे हैं।
आगे कहते हैं कि ऑन 4th of September A true and B accepted third bill for 3 months for 10,450 in lieu of dishonored bill। भाई जो बिल डिसऑनर्ड हुआ था उसके अगेंस्ट ए ने बी के ऊपर 10,450 की नई एक्सेप्टेंस लिखी, नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। लेकिन बात आती है क्यों? भाई सोचो, आप बी की 10,150 रुपीस मांगते हो, जबकि ए बी के ऊपर जो नया बिल लिख रहा है वो लिख रहा है 10,450 का। तो बात आती है कि जब मांगते हो 10,150 तो नया बिल 10,450 का कैसे? तो देखो ये सीधी सी बात है, आप उस पार्टी को 3 मंथ का टाइम पीरियड दे रहे हो, तो 3 मंथ का जो एडिशनल टाइम पीरियड आप उस पार्टी को देने जा रहे हो, उस एडिशनल टाइम पीरियड के लिए आप उस पार्टी से क्या वसूल करोगे? इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप ले रहे हो वो किस चीज का ले रहे हो? इंटरेस्ट का ले रहे हो। आपको उस पार्टी से इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, क्या करोगे? क्रेडिट। और बी से लेना है, बी को क्या करोगे? डेबिट। पहले तो उसकी तरफ इंटरेस्ट ड्यू करो। 4th of September को एंट्री बनेगी बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने का? 300। इंटरेस्ट ड्यू ऑन बी, यहां पे लिख देना इंटरेस्ट ड्यू ऑन बी, बी के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू किया। ठीक है भाई, क्लियर? अब इंटरेस्ट सही हमें बी से टोटल 10,450 रुपीस लेने थे, तो सॉरी ये 5th of September की एंट्री, 5th of September को उस पार्टी से 300 का इंटरेस्ट लेना था। इंटरेस्ट सही था, हमें बी से टोटल 10,450 रुपीस लेने। 10,450 की बी से क्या मिलेगी? नई एक्सेप्टेंस। 5th of September को बी से नई एक्सेप्टेंस मिल रही है, क्या एंट्री लेगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू बी 10,450 न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी। बेटा बी से क्या मिल गई? नई एक्सेप्टेंस। अब इसके बाद ए ने उस एक्सेप्टेंस का क्या किया? ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा। जब कुछ नहीं बताते तो ये माना जाता है कि वो एक्सेप्टेंस अपने पास रखेगी। और इसमें कह रहा था दिस बिल इज ड्यूली पेड ऑन मैच्योरिटी, भाई मैच्योरिटी के ऊपर इस बिल की पेमेंट होगी। तो आप ये देखो कि 5th of September को ये बिल मिला था, इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी? आफ्टर 3 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5th of December और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 8th of December। 8th of December को इस बिल की क्या मिल गई? पेमेंट। जब पेमेंट मिलेगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 10,450 पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, पेमेंट रिसीव्ड फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज या फॉर बीआर ऑन मैच्योरिटी। भाई बीआर की मैच्योरिटी डेट पे क्या मिल गई? पेमेंट मिल गई। ठीक है भाई, ये है जर्नल इन बुक्स ऑफ ए। अब बात करो इन बुक्स ऑफ बी। इन बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स पे बात करें। देखो बेटा सबसे पहले 2016 1st of July बी ए को 2 एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, बी ने कभी ए से पैसा उधार लिया था, जिसके अगेंस्ट बी ए को 2 अलग अलग एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, BP1 और BP2। तो वो ए को एक्सेप्टेंस देगा, क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे? ए डेबिट टू बिल्स पेबल फर्स्ट अकाउंट टू बिल्स पेबल सेकंड अकाउंट। ए को कितने की एक्सेप्टेंस दी जा रही है? टोटल 25,000। फर्स्ट एक्सेप्टेंस कितने की थी? 15,000 और सेकंड एक्सेप्टेंस थी 10,000। बेटा यहाँ पे भी जो बीआर मिला है ना उसको बीआर थर्ड लिख लेना,
और यहाँ पे बैंक टू पीआर, पीआर थर्ड मीटिंग, ठीक है। अच्छा, दो एक्सेप्टेंस दी गई। फर्स्ट एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट 3 महीने की थी, इसकी 2 मंथ, ठीक है। मैच्योरिटी डेट कब आ रही थी? 4 सितंबर, इसकी 4 अक्टूबर, ठीक। अब देखो वो अपनी तरफ से दो एक्सेप्टेंस दे चुका, एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू ए। ए उन एक्सेप्टेंस का क्या करता है, जैसे ए ने एक एक्सेप्टेंस सी को दे दी, इसको कोई मतलब नहीं। दूसरी एक्सेप्टेंस उसने बैंक से डिस्काउंटेड करवा ली, इसको कोई मतलब नहीं। ये तो मैच्योरिटी पे बात करेगा। मैच्योरिटी पहले किसकी आएगी? सेकंड वाली एक्सेप्टेंस की। सेकंड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट 4 सितंबर आनी थी और 4 सितंबर को ये वाली एक्सेप्टेंस क्या हो गई? डिसऑनर्ड। जैसे ही डिसऑनर्ड हुई, वापस बी को पैसा देना है, कितना? 10,150। 10,000 रुपीज तो बीपी सेकंड के और 150 रुपीज नोटिंग चार्ज। तो 4 सितंबर को जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बिल्स पेबल सेकंड, अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट टू ए। बिल्स पेबल सेकंड कितने का था? 10,000। नोटिंग चार्जेस कितने का है? 150 और ए को कितना देना है? 10,150। एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, एक्सेप्टेंस गिवन टू ए डिसऑनर्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? अभी फर्स्ट एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट में तो 1 मंथ और बच रहा है। इसने क्या किया? इसी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट 300 रुपीज ए को इंटरेस्ट के देने। भाई ये जो एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हुई उसके ऊपर ए उसको नई एक्सेप्टेंस, नई बिल ऑफ एक्सचेंज उससे लेने के लिए तैयार है, जिसके अगेंस्ट 300 रुपीज का क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट। तो 5 सितंबर को ए ने उसके ऊपर 300 रुपीज का इंटरेस्ट लगाया। एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट बी के लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करोगे? डेबिट। ए को वो पैसा देना है, ए को करेंगे क्रेडिट। तो 5 सितंबर को ये अपनी बुक में एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। कितना इंटरेस्ट बना? 300। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय ए। इंटरेस्ट चार्ज बाय ए के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया। इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद वो क्या कर रहा है? ए को नई एक्सेप्टेंस दे रहा है, कितने की? भाई 10,150 तो पुरानी वाली एक्सेप्टेंस की और 300 रुपीज इंटरेस्ट के। टोटल मिला के आज की डेट में एक 10,450 रुपीज मांगता है। 10,450 रुपीज की वो ए को क्या देगा? नई एक्सेप्टेंस। नई एक्सेप्टेंस के लिए एंट्री क्या होगी? 5 सितंबर को नई एक्सेप्टेंस देगा ए को। एंट्री ए डेबिट टू बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट 10,450। न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ए। यहां पे लिख देंगे न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ए। अच्छा, ए उन एक्सेप्टेंस का क्या करता है? बी को कोई मतलब नहीं, वो तो मैच्योरिटी डेट पे बात करेगा। इस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट आनी थी 8 दिसंबर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वाली एक्सेप्टेंस बची हुई है, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आएगी? भाई 3 मंथ के लिए थी फर्स्ट एक्सेप्टेंस, कितने की थी? 15,000 की। इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 1 जुलाई से 3 मंथ काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को बी ने क्या किया? अपनी फर्स्ट नंबर की एक्सेप्टेंस की पेमेंट कर दी। तो जब वो फर्स्ट एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा 4 अक्टूबर को, क्या एंट्री करेगा? पेमेंट कर रहा है, यानी कि पैसा जा रहा है। बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। बीपी को क्या करोगे? डेबिट। बिल्स
पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज। यहां पे लिख देंगे पेमेंट मेड फॉर फर्स्ट एक्सेप्टेंस, पेमेंट मेड फॉर फर्स्ट एक्सेप्टेंस। भाई जो पहली एक्सेप्टेंस थी उस एक्सेप्टेंस की क्या की गई, पेमेंट हो, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड एक्सेप्टेंस बची। थर्ड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आनी थी, 5 सितंबर को लिखी गई थी 3 मंथ के लिए, 5 दिसंबर, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को वो इस वाली एक्सेप्टेंस की भी क्या कर रहा है, पेमेंट। 8 दिसंबर को थर्ड पीपी की थर्ड एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा। एंट्री करेंगे बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,450, पेमेंट मेड फॉर थर्ड एक्सेप्टेंस, पेमेंट मेड फॉर थर्ड एक्सेप्टेंस। भाई जो थर्ड एक्सेप्टेंस है उसकी क्या की गई, पेमेंट की, पेमेंट मेड फॉर थर्ड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? ये हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिफरेंट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटा, कल आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।